महाकुंभ मेला जो हर 12 साल में एक बार लगता है और हर भारतीय नागरिक श्रद्धालु इस महामेला के आयोजन में सम्मिलित होना चाहता है। लेकिन सवाल उठता है कि प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए, कौन सी ट्रेन ली जाए और कैसे संगम के सबसे पास वाली जगह पर रुका जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, साथ ही में यह भी जान पाएंगे कि आप प्रयागराज में कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं और कौन कौन सी तारीख में मुख्य स्नान होने वाले हैं। तो जरा भी देरी ना करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं कि आप प्रयागराज तक कैसे पहुंच सकते हैं। प्रयागराज में मुख्यतः 9 रेलवे स्टेशन हैं जिनकी सुविधा और कायाकल्प भी पलटी जा रही है। तो सबसे पहले आता है प्रयागराज जंक्शन, दूसरा है सूबेदारगंज जंक्शन, तीसरा है नैनी जंक्शन, नंबर 4 पर है छिवकी जंक्शन, नंबर 5 पर रामबाग जंक्शन, नंबर 6 पे है झूसी जंक्शन, नंबर 7 पे फाफा मऊ जंक्शन, नंबर 8 पर है प्रयागराज जंक्शन और नंबर 9 पर है प्रयागराज संगम जंक्शन। इन सभी स्टेशनों पर ट्रेनों का संचालन व्यापक रूप से सुचारू किया जा रहा है और जो संगम के सबसे पास के रेलवे स्टेशन है वह है प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, दूसरा है प्रयाग जंक्शन। दोस्तों, यह दोनों रेलवे स्टेशन अलग अलग है, एक है प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन और दूसरा है प्रयागराज जंक्शन। इन दोनों रेलवे स्टेशन तक अगर आप अपनी ट्रेन बुक करते हैं तो आपको ज़्यादा पैदल चलना नहीं पड़ेगा और आप संगम तक आराम से पहुंच जाएंगे। प्रयागराज जंक्शन से संगम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 3 पर आता है रामबाग जंक्शन। यह रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन से पहले पड़ता है, तो आप यहाँ के लिए भी बुक कर सकते हैं अपनी ट्रेन। तो दोस्तों, ये सभी रेलवे स्टेशन प्रयागराज के अंदर ही आते हैं। जितने भी मैंने अभी आपको 9 रेलवे स्टेशन के नाम बताए हैं सभी प्रयागराज के अंदर ही आते हैं, लेकिन यह जो 3 रेलवे स्टेशन मैंने बताए हैं यह आपको संगम के पास पड़ेंगे। बाकी आप किसी भी रेलवे स्टेशन तक आप अपनी ट्रेन बुक कर सकते हैं और आपको आराम से कोई भी साधन लेकर आप संगम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी दूर के रेलवे स्टेशन का अपना रेल बुक कर लेते हैं, अपनी ट्रेन बुक कर लेते हैं, तो आपको जो ई रिक्शा वाले हैं और ऑटो हैं वो आपसे थोड़े ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रश और इतना ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाली है। इसलिए जितने भी वहाँ के लोकल व्हीकल हैं वो अपने प्राइस डबल कर चुके हैं। आपने और भी वीडियोज़ में देखा होगा, तो अभी तक वो प्राइस अपने डबल कर चुके हैं। तो यह आपको यह थोड़ी सी दिक्कत जो और परेशानी झेलनी पड़ सकती है कि आपको जो दाम है वो डबल देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि आपको संगम के कौन से रेलवे स्टेशन पास पड़ने वाले हैं। तो अब जान लेते हैं कि आप जब संगम पे जाएंगे स्नान करने के लिए तो कौन सी मुख्य तारीखें हैं स्नान करने के लिए और कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। दोस्तों, इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संगम किनारे होने वाला है और इस महाकुंभ में 7 शाही स्नान होने वाले हैं, जिनकी प्रमुख तिथियां कुछ इस प्रकार है। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन कुंभ मेला शुरू होगा। पौष पूर्णिमा के दिन इसके बाद 14 जनवरी 2025 की मकर संक्रांति को पहला स्नान शाही स्नान होगा। इसके बाद दूसरा शाही स्नान है 29 जनवरी 2025 की मौनी अमावस्या को। फिर तीसरा शाही स्नान है 3 फरवरी की अचला नवमी को। चौथा स्नान 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा के दिन है और अंत में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन इस महाकुंभ मेले का समापन होगा और यह अंतिम स्नान होगा। तो अब दोस्तों, आपको शाही स्नान की तारीखें पता चल गई हैं। अब इन तारीखों के अनुसार आप अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं कि आपको किस शाही स्नान का साक्षी बनना है और गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगानी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस त्रिवेणी संगम के महाकुंभ मेले में जो भी डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। महापुण्य का भागी बनता है जो भी इस महाकुंभ में स्नान करता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दौरान देवी देवता भी इस महाकुंभ के साक्षी बनने धरती पर आते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको संगम पहुंचने के बाद कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। दोस्तों, अभी हम यहां से चल रहे हैं वोट करके जहां पर हो रहा है संगम, वहां के हम दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि यहां से वो संगम नजर नहीं आता, हमें वहां बीचों बीच जाना होता है संगम के दर्शन करने के लिए।
प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है जिसको हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। और ये ऐसी मान्यता है कि जब श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर दुनिया बसाई थी तब उन्होंने यहीं से शुरुआत की थी और वो यहीं पर आए थे। प्रयागराज पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान के 12 स्वरूप विद्यमान हैं। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल तो है ही, बताया जाता है कि प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्म स्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्धिक शास्त्र के पौराणिक पात्रों में भी रहा है। यहाँ पर महान ऋषि भारद्वाज ऋषि, दुर्वासा ऋषि तथा पन्ना ऋषि की ज्ञान स्थली है। यहाँ पर दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जहाँ माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम देखने के लिए मिलता है। एक तरफ आप देखेंगे जहाँ है माँ गंगा जो बहुत ही ज़्यादा तीव्र और बहुत ही ज़्यादा चंचल है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखेंगी माँ यमुना जो बहुत ही ज़्यादा शांत है। तीसरी यहाँ पे जो माँ सरस्वती है उनका गुप्त संगम है, वो यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो गुप्त तरीके से यहाँ पे उनका संगम होता है। नाव की सवारी करके बड़ा ही आनंद आया और बहुत ही अच्छा लगा दिल को। माँ गंगा के जो त्रिवेणी संगम के दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। महासंगम है ये और बहुत ज़्यादा मान्यता है, जैसे कि आपको पता है ये कुंभ मेला यहाँ पे लगता है। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं जो आसपास 2-3 जगह बनी हुई है। एक अकबर का किला है और एक लेटे हुए हनुमान जी जो यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, तो वहाँ पे अभी हम चल रहे हैं। ये देख सकते हैं पीछे आप, ये अकबर का किला है और कहते हैं इसी मंदिर, इस किले के अंदर है मंदिर जो जोधाबाई ने बनाया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस अकबर के किले को अब रिनोवेट किया जा रहा है, यानी कि इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है और काफी लोग यहाँ पे अब आ भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको एज अ मेमोरी रखा हुआ है और काफी लोग आते भी हैं देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर फोन वगैरह और वीडियो वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बाहर से ही रिकॉर्ड किया है। और ये आप देख सकते हैं ये है प्राचीन अकबर का किला जहाँ पर जोधाबाई रहती थी और इसी के अंदर है वो मंदिर। दूसरा, ये जगह पूरी तरह से आर्मी के अंडर है, तो इस वजह से भी यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं अक्षय वट, जहाँ पर यहाँ पे दूसरा स्थान है दर्शनीय। अभी हम आगे हैं वहाँ पे जहाँ पे अक्षय वट है और यहाँ की मान्यता मुझे भी नहीं पता है, तो वो यहाँ पे एक ये बोर्ड लगा हुआ है, उस पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि अक्षय वट साक्षात श्री हरि विष्णु के रूप में है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम अक्षय वट के दर्शन करने के लिए आए हैं जो साक्षात श्री हरि विष्णु का रूप है। और अभी यहाँ से जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनके भी हम दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे जो अक्षय वट है उसके दर्शन करा देती हूँ। तो हर जगह यहाँ पे आप देखिए अक्षय वट मंदिर का प्रमाणित इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। अस्त्रागार के उत्तरी दीवार के निकट ही प्राचीन तथा प्रसिद्ध पतालपुरी मंदिर है जिसमें किले के पूर्वी द्वार से पहुंचा जाता है। पूरा इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम चल रहे हैं जो श्री अक्षय वट मंदिर, पतालपुरी किला, प्रयागराज। यहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही हमें मिलते हैं युधिष्ठिर जी। और इस तरह से ये पूरा जो किला है ये बहुत ही प्राचीन है और ये जो आप आले देख रहे हैं इसमें दिए जलाए जाते हैं। और यह पूरा मंदिर मूर्तियों से और भगवान की प्रतिमाओं से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको हर तरह की प्रतिमा और हर तरह के भगवान दिखेंगे जिसे पतालपुरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं आपको दर्शन कराती हूँ भगवान, ये है अर्धनारेश्वर। आगे मिलेंगे आपको दुर्वासा ऋषि और इसी तरह से काफी सारे यहाँ पे मूर्ति बने हुए हैं। ये है वाल्मीकि ऋषि और आगे ही आ जाता है हमारा ये अक्षय वट, जिसे बताया जा रहा है कि 4 युग से ये जो पेड़ है ये यहाँ पर विराजमान है। और यहीं पर है हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश और ये है इसकी मूल जड़। तो यहाँ पे हमने इनके दर्शन करे और बहुत ही ज्यादा प्राचीन, बहुत ही ज्यादा प्राचीन है ये पेड़। और आगे चलकर हमें प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, जो अन्य भगवानों की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। यहाँ पर है ये शिवलिंग और उनके साथ ही विराजमान है काल भैरव। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जलती है अखंड ज्योत जो बताई जा रही है कि युगों युगों से यहाँ पे ये जल रही है, तो इसका जरूर लेना चाहिए। और आगे ये हमें मिलते हैं यमराज।
अभी कराए मैंने आपको अक्षय वट के दर्शन, और अभी हम यहाँ से चल रहे हैं श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर, जो कि यहाँ पे सामने ही है। यहाँ पे आप दर्शन कर पाएंगे श्री हनुमान जी के अनोखे रूप के दर्शन, क्योंकि यहाँ पे जो श्री हनुमान जी हैं वो विराजमान हैं अपने लेटे हुए रूप में। कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान जी लंका पर विजय पाकर थक गए थे, तब उनको विश्राम करने के लिए यहीं पर श्री राम ने बोला था, तो उन्होंने यहीं पर रह के विश्राम किया था, और तभी से यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे आप दर्शन कर पाएंगे उनके अनूठे रूप के, और इनके आप देखेंगे एक पैर के नीचे है अहिरावण और दूसरे हाथ में है गदा। तो अब दोस्तों बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं माता सती के शक्ति सिद्धपीठ मंदिर, जो कि बहुत ही अलौकिक और अनूठा मंदिर है, जिसका नाम है माँ आलोपी देवी। यह मंदिर अनूठा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस मंदिर में आपको किसी मूर्ति या प्रतिमा की पूजा नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर आपको दर्शन होंगे एक डोली के। जी हाँ, एक डोली के। यहाँ पे एक डोली की पूजा की जाती है, और बताया जाता है कि यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ की उंगलियां गिरी थी और गिरते ही विलुप्त हो गई थी। इसीलिए इस मंदिर को आलोपी देवी का नाम दिया गया है। और अब हम चलते हैं अपने अगले दर्शनीय स्थल पर, जो आप घूम सकते हैं। इस मंदिर का नाम है आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर, और इस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको माता पार्वती, भगवान शंकर और विष्णु भगवान के दर्शन होंगे। इस प्रतिमा में आपको भगवान विष्णु, माँ पार्वती और भोले भगवान का विवाह करवाते हुए नजर आएंगे। पूरा मंदिर बेहद ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी आकृतियों और प्रतिमाओं से बना हुआ है। यह मंदिर 2 मंजिला है और पूरा मंदिर विमान की आकृति में बना हुआ है, इसीलिए इस मंदिर का नाम विमान के ऊपर रखा गया है। और यह मंदिर तमिलनाडु के मंदिर से प्रेरित है। यही है एक वीडियो इलाहाबाद यानी प्रयागराज का। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम।